हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा की एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए 51 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दी है लीनियर अलजेब्रा की, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आंसर खुद देने की कोशिश करना, देन वीडियो देखना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V, कि W जो है वो आपके पास सबस्पेस है V का, सच दैट डिमेंशन ऑफ W इक्वल टू M, यानी कि जो सबस्पेस की जो डिमेंशन दे रखी है वो हमें n दे रखी है, और जो V आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसकी डिमेंशन हमें यहाँ पर n दे रखी है। देन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो ये मैंने आपको थ्योरी वीडियो में भी करवाया था कि आपके पास जो सबस्पेस की जो डिमेंशन होती है वो आपकी लेस होती है वेक्टर स्पेस की डिमेंशन से। या सबस्पेस W जो है उसकी डिमेंशन हमें क्या दे रखी है, उसकी डिमेंशन हमें m दे रखी है, डिमेंशन ऑफ W हमें m दे रखी है, और V की डिमेंशन हमें n दे रखी है। तो डिमेंशन ऑफ W जो होती है वो लेस होती है डिमेंशन ऑफ V से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो सबस्पेस होता है उसकी जो डिमेंशन होती है वो लेस होती है डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V से। अब देखिए यहाँ पर सेकंड भी आपका सीधा ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें डिमेंशन बतानी है V बाई डब्ल्यू। V बाई डब्ल्यू आपके पास एक क्वोशिएंट स्पेस है, यहाँ पर ये V आपके पास क्या वेक्टर स्पेस है, W आपके पास सबस्पेस है। देन ये V बाई डब्ल्यू जो है वो आपके पास एक क्वोशिएंट स्पेस बनता है। इस क्वोशिएंट स्पेस की हमें डिमेंशन बतानी है, तो ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ये आपके पास होता है डिमेंशन ऑफ V माइनस में डिमेंशन ऑफ W। ये आपके पास सीधा ही आपका फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको डिमेंशन ऑफ V दे दिया जाएगा, W की डिमेंशन दे दी जाएगी, देन आपसे पूछा जाएगा कि V बाई W की डिमेंशन आपको बतानी है, तो आपको डिमेंशन ऑफ V माइनस में डिमेंशन ऑफ W करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ R क्यूब, यानी कि आपके पास यहाँ पर R क्यूब एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, और अगर हम यहाँ पर R क्यूब की बात करें तो R क्यूब में आपके पास डिमेंशन कितनी होगी, डिमेंशन ऑफ R क्यूब आपके पास यहाँ पर 3 होगी। अब ये पूछा है कि इसमें R क्यूब में इसका लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो आपके पास लार्जेस्ट में कितने हो सकते हैं, तो लार्जेस्ट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके सबसेट की बात करें और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करें तो उसमें 3 ही एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपके पास लार्जेस्ट इसका सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट अपने आप का एक सबसेट बनता है। तो यहाँ पर जो है वो 3 ही एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि द सेट W ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, यानी कि हमें सेट W दे रखा है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में A1 A2 और 0 हमें दे रखा है ऑफ R3 हैज डिमेंशन। हमें इस ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की डिमेंशन बतानी है। तो यहाँ पर आप देखिए A1 A2 और 0 तो आपका यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसकी डिमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर वेरी करवाओगे तो A1 A2 कोई वैल्यू लेगा, 0 तो आपका यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर जो है डिमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये चीज आपको नोट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपके DSSS टीजीटी में आपके पास डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करके और इस टाइप से वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिमेंशन ऑफ C ओवर R हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखो डिमेंशन ऑफ C ओवर R हमें यहाँ पर बतानी है, और इसकी डिमेंशन अगर आपने मेरे नोट्स परचेज कर रखे हैं और अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि डिमेंशन ऑफ C ओवर R क्या होता है, डिमेंशन R ओवर R क्या होता है, सबकी डिमेंशन मैंने आपको बता रखी है। तो यहाँ पर C ओवर R की डिमेंशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिमेंशन होती है वो हमारे पास 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो ये चीज आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर स्पेस दे रखा है 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस का ओवर द फील्ड F। देन हमें डिमेंशन बतानी है VF की, यानी कि आपके पास तो हमें यहाँ पर वेक्टर स्पेस दे रखा है और इसमें मैट्रिसेस है हमारे पास 2x2 ऑर्डर की ओवर द फील्ड F। हमें यहाँ पर फील्ड दे रखी है ओवर द फील्ड F, देन डिमेंशन ऑफ VF, यानी कि हमें इसकी डिमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो डिमेंशन होती है आप सीधा शॉर्टकट से कर सकते हैं। आपके पास रो और कॉलम जो होती है उसकी मल्टीप्लीकेशन आपको करनी होती है, और यहाँ पर इसकी डिमेंशन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये भी आपका सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड है।
इफ V इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस, यानी कि आपके पास V जो है ये कह रखा है कि V जो है ये आपके पास दो सबस्पेस है W1 और W2, इसके डायरेक्ट सम के रूप में लिखा जा रहा है। देन डिमेंशन ऑफ V, हमें यहाँ पर इस की डिमेंशन हमें बतानी है कि इसकी डिमेंशन क्या होगी। तो ये मैंने आपको सीधी प्रॉपर्टी करवाई थी कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस V किन्हीं भी दो सबस्पेस के डायरेक्ट सम के रूप में लिखा हुआ है तो वो डिमेंशन ऑफ V जो होगी वो आपके पास क्या होगा, डिमेंशन ऑफ W1 प्लस में डिमेंशन ऑफ W2। ठीक है, ये आपको सीधी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि द फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज द डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सबस्पेस, यानी कि आपके पास ये जो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस VF है ये आपका डायरेक्ट सम है इसके सबस्पेस की। वही सेम कंडीशन है कि V आपका W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 यहाँ पर लिखा जा रहा है, सच दैट हमें दे रखा है डिमेंशन ऑफ W1 2 दे रखा है और डिमेंशन ऑफ W2 जो है वो हमें यहाँ पर 3 दे रखा है। देन हमें डिमेंशन ऑफ V बताना है, तो दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि यही प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी तो 2 + 3 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ V, यानी कि W जो है वो आपका क्या है, सबस्पेस है V का। V आपके पास क्या है, R³ है, जनरेटेड बाय, इनसे जनरेट हो रहा है। ये क्या है, ये आपके पास जनरेट हो रहे हैं, मतलब ये आपके पास बेसिस है। तो यहाँ से जनरेट हो रहा है आपका क्या, जनरेट हो रहा है W सबस्पेस। तो W सबस्पेस अगर इनसे जनरेट हो रहा है देन हमें यहाँ पर डिमेंशन बतानी है, डिमेंशन ऑफ V बाय W। तो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस की डायमेंशन अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस में डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं V वेक्टर स्पेस के डायमेंशन की बात करूं तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, R³ है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास 3 होगी, माइनस में डायमेंशन ऑफ W। अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W की बात करूं तो ये किससे जनरेट हो रहा है, इनसे जनरेट हो रहा है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 3 माइनस में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो आपका W सबस्पेस है इसकी डायमेंशन जो है वो क्या है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, एक आपके पास ये बेसिस है, एक आपके पास ये बेसिस है, इससे जनरेट हो रहा है, तो इसके मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, 2 से ये जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास डायमेंशन कितनी रखता है, 2 डायमेंशन रखता है। तो 3 में से 2 जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एवरी फील्ड एफ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये सीधी एक प्रॉपर्टी होती है कि हर एक फील्ड जो है वो अपने ओवर जो है वो क्या बतानी है, कि फील्ड के ओवर क्या बनाती है, एक वेक्टर स्पेस बनाती है। तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हर एक फील्ड अपने खुद के ही ओवर में जो है वो क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है। यानी कि अगर मैं एक फील्ड को मैं सीधा एफ से डिनोट कर रही हूँ, एफ ओवर एफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनता है। क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। अब हमें इसकी डायमेंशन पूछ रखी है। ठीक है, हमें क्या पूछ रखी है, डायमेंशन पूछ रखी है। तो डायमेंशन एफ ओवर एफ जो है वो आपके पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन आपके पास याद रखना हमेशा 1 होती है। फील्ड की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, 1 होती है, ये आपको नोट करना है। एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आपके पास फील्ड कौन कौन से सेट बनाते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास फील्ड बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर Q ओवर Q जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अगर मैं R ओवर R की बात करूं तो ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगा। अगर मैं यहाँ पर C ओवर R की बात करूं तो भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगा। C ओवर C की बात करें तो भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, R ओवर Q की अगर हम बात करें तो ये भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनेगा। अंदर जो यहाँ पर आपके पास जो फील्ड हम लेते हैं, ये जो फील्ड है वो आपके पास इसका सबसेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि R ओवर C, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है, तो ये नहीं बनाता, क्योंकि C जो है यानी फील्ड जो है वो आपके पास रियल नंबर से बड़ी हो गई, तो यहाँ पर ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। यहाँ पर जो आपके पास जो फील्ड होती है वो एक वेक्टर स्पेस बनाती है इटसेल्फ पर, यानी कि Q ओवर Q, R ओवर R, C ओवर C, ये आपके पास वेक्टर स्पेस बनाते हैं। और इनकी जो डायमेंशन होती है वो ऑलवेज 1 होती है, ये आपको नोट करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेकंड ऑर्डर ओवर R।
हमें यहाँ पर ये W दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर जो है वो दो एंट्री दे रखी है A और B, ये हमारे पास फिक्स है 0 0। तो ये आपके पास एक सबस्पेस दे रखा है। अगर मैं सिर्फ इसकी डायमेंशन की बात करूं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 2 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायमेंशन आपके पास क्या होती है, जो फ्री एंट्री होती है वो आपके पास डायमेंशन बन जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास 2 है। बी द सेट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, बाकी सारी एंट्री 0 होती है। डायगोनल जो एलिमेंट होता है, जो आपके पास मेन डायगोनल होता है, उसकी एंट्री आपके पास जो है वो 0 नहीं होती, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। बाकी सारी एंट्री आपके पास क्या होती है, 0 होती है। यानी कि वो सारे आई जे जो है वो इक्वल होते हैं, जहां पर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे होता है। ठीक है, तो ये सारे आई जे जो है वो आपके पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसी सबस्पेस की, यानी कि W जो है वो एक सबस्पेस है, इस सबस्पेस की ही हमें यहाँ पर क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। तो वो मैंने आपको पहले बता दी, इसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर जो भी अगर मैट्रिक्स दे रखा हो उसमें आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n by n मैट्रिसेस ओवर R, देन डायमेंशन ऑफ V। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि n by n ऑर्डर की मैट्रिसेस दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर जो मैट्रिसेस दे रखी है वो n by n ऑर्डर की दे रखी है। देन हमें इस मैट्रिसेस की डायमेंशन निकालनी है। तो आप यहाँ पर देखिए n by n ऑर्डर की है, तो मैंने आपको सीधा बताया था कि रो और कॉलम को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। n by n ऑर्डर की है तो यहाँ पर n इंटू n करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डायमेंशन अगर आपको यहाँ पर निकालनी है, कोई भी मैट्रिसेस दे रखा है तो उसमें आप फ्री एंट्री कितनी कर सकते हो। तो अगर n by n ऑर्डर की है तो हमें यहाँ पर सीधा दे रखा है, इसमें फ्री एंट्री हम n जो है वो रो में एलिमेंट्स लेंगे, n ही हम यहाँ पर कॉलम में लेंगे सारी। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके पास अगर मैं 2 by 2 ऑर्डर की लेती हूँ तो A B C D, तो यहाँ पर हम 4 ही एंट्री जो है वो फ्री कर सकते हैं, यानी कि 2 by 2 ऑर्डर की है तो मतलब हमने रो और कॉलम को ही मल्टीप्लीकेशन किया है, 4 आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें 13th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, यानी कि V जो है वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। यानी कि आपके पास ये V जो है वो वेक्टर स्पेस है सारे पोलिनोमियल्स का जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n है ओवर R, देन डायमेंशन ऑफ V। देन हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर नोट करना है कि आपके पास जो पोलिनोमियल का जो सेट होता है P ओवर R की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास 1 फिर x स्क्वायर इस तरीके से आपके पास चलता रहता है। तो ये आपके पास पावर 1 2 3 इस तरीके से n एलिमेंट्स तो ये हो जाते हैं, एक आपका 1 होता है तो टोटल एलिमेंट्स n प्लस 1 होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन होती है वो n प्लस 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू में 10 ओवर R। वही सेम यहाँ पर यही आपको एक वर्डिंग में दे दिया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया तो इसकी डायमेंशन 10 प्लस 1 यानी कि आपके पास 11 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 15th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये अच्छे से कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, फॉर विच द वेक्टर स्पेस V, ये V हमें यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस 2k कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस में आपका ये जो V वेक्टर है ये आपका लिखा जा रहा है। देन हमें यहाँ पर जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या दे रखा है ये देख लीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा देती हूँ। हमें V क्या दे रखा है, हमें V दे रखा है 1 माइनस 2 और k, और ये जो V वेक्टर है यानी कि 1 माइनस 2 और k, ये जो V वेक्टर है ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। दो वेक्टर हमें दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर उनके साथ स्केलर्स लेने होते हैं फील्ड से। तो मैंने यहाँ पर a वेक्टर लिया, a स्केलर लिया, और इसके साथ हमें वेक्टर क्या दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर हमें वेक्टर दे रखा है 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 प्लस में यहाँ पर एक स्केलर हम लेंगे बी वेक्टर के साथ, यानी कि बी वेक्टर हम इसको बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पर इनको ए वेक्टर बी वेक्टर और ए बी मैंने यहाँ पर स्केलर ले लिया। तो यहाँ पर 3 0 माइनस 2 और 2 यहाँ पर माइनस 1 है और फिर माइनस 5 है। ठीक है, 2 माइनस 1 और माइनस 5। ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर है। आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि a v1 वेक्टर प्लस में b v2 वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर a u प्लस में आप b v भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u और v जो है ये आपके पास वेक्टर है, a b मैंने यहाँ पर स्केलर ले लिया। अगर मैंने इनको a b बोल दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है,
ये वेक्टर है और ये आपके पास स्केलर है। लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, तो वी वेक्टर आपको गिवन होगा। ये वी वेक्टर जो है वो ए वी वन प्लस में ए टू वी टू, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है वो लिखा जाता है। यहाँ पर ए वन ए टू ए एन जो है ये आपके पास क्या है, स्केलर है। वी वन वी टू से लेकर वी एन तक ये आपके पास वेक्टर है। ये आपका एलिमेंट होता है वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट हमें दे रखा वेक्टर स्पेस का, ये वेक्टर हमें दे रखा 1 - 2 एंड के, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अब हम यहाँ पर इनको अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 3a बनेगा, ये 0 बनेगा, -2a बनेगा। अगर मैं यहाँ पर करवाऊं तो मेरे पास 2b माइनस में b और माइनस में 5b बनेगा। अब इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो हमारे पास 3a प्लस में 2b बनेगा। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास -b बनेगा, और थर्ड माइनस में 2a और माइनस का 5b। ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही कर सकते थे, मैंने बस आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर इनको कंपेयर करवाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 3a प्लस में 2b इक्वल्स टू में हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस b इक्वल्स टू में हमारे पास -2 आएगा। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब b की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करो, तो जब मैं यहाँ पर b की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास 3a प्लस में 4 इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो है ये उस साइड जाएगा, -3 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम कंपेयर करवाएंगे जब थर्ड एलिमेंट्स को, तो माइनस में 2a माइनस में 5b इक्वल्स टू में हमारे पास k आएगा। अब इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पर देखिए 5 और b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू में k, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन होगा और ये जो वेक्टर है वो किन्हीं दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। देन आपको यहाँ पर k की वैल्यू पूछ ली जाएगी, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेनिंग द नल वेक्टर, यानी कि ये आपको मैंने थ्योरम करवाई थी कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, उस सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर एक नल वेक्टर आपका यहाँ पर इंक्लूड है तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास 17th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, यानी कि W जो है वो आपके पास सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, एंड UV जो है वो आपका V के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि U प्लस W इक्वल है V प्लस W इफ एंड ओनली इफ। जब मैंने आपको क्वेश्चन स्पेस का चैप्टर करवाया था उसमें मैंने आपको ये डेफिनेशन आपको करवाई थी, यानी कि एक थ्योरम थी आपके पास यहाँ पर। तो उसमें आपके पास ये था कि अगर आपके पास U प्लस W अगर इक्वल है V प्लस W के, तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन कब बनेगी कि ये आपके इक्वल कब होंगे, जब आपके पास यहाँ पर U माइनस V जो है वो आपका बिलोंग कर जाएगा W में। U माइनस V जो है वो बिलोंग करेगा W में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये सीधी ही मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी, यानी कि एक थ्योरम करवाई थी, एक प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF बी अ सबस्पेस ऑफ V, यानी कि W जो है ये आपका वेक्टर स्पेस VF का एक सबस्पेस बनेगा। किस कंडीशन में, और क्योंकि यहाँ पर एक नॉन एम्प्टी सेट W है और यहाँ पर इसकी कंडीशन बतानी है कि ये आपका सबस्पेस कब बनेगा, यानी कि आपके पास जो सबस्पेस होता है उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपका जब W आपका क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो जब ये क्लोज्ड हो जाते हैं, ये आपके पास जब सेट एक फाइनाइट सेट गिवन होता है तब उसमें हम सिर्फ क्लोज्ड की कंडीशन चेक करते हैं। तो जब W आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा अंडर एडिशन एज वेल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपके पास सब स्पेस बन जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, 19th नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी वीडियो जब करवाई थी उसमें मैंने आपको सीधा ही बोला था कि जब आपको Q√2 ओवर Q, अगर इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जाए तो आपको सीधा याद रख लेना है इसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास 2 होती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रखा, ऑर्डर्ड पेयर्स में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ओवर द फील्ड ऑफ R, यानी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ C² ओवर R, मान लीजिए इस तरीके से है।
तो हमें इसका यहाँ पर क्या बताना है, फील्ड यानी कि इसका डायमेंशन हमें बताना है ओवर द फील्ड आर, रियल नंबर के फील्ड आपके पास रियल नंबर की है और ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट फर्स्ट पेयर में और 2 एलिमेंट सेकंड पेयर में, यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर 2 इंटू 2 आपके पास जो है वो 4 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन होता यानी कि सी ओवर आर होता तो आपके पास डायमेंशन 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है तो डायमेंशन आपके पास 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए ये मैंने सारे आपको पहले ही बता दिए थे। C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, यानी कि ये बनेगा C ओवर R, तो ये आपके पास वेक्टर स्पेस बनाता है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। हमें दे रखा R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C, R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर C, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट ट्रू बताना था। R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q, तो ये भी आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट होती है। C ओवर C भी आपके पास वेक्टर स्पेस बनाता है, तो ये भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। हमें नॉट ट्रू बताना था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर हमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, यानी कि हमें इसके कोफिशिएंट्स बताने हैं। अब इसके कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास वेक्टर है, ये वेक्टर, ये जो आपको बेसिस दे रखे हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरेट होगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर आप बाई ऑप्शन चले जाना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप यहाँ पर बाई ऑप्शन जाना। मतलब यहाँ पर मेन आपके पास क्या बनेगा, ये जो है आपके पास वेक्टर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस वेक्टर आएगा, यानी कि a इंटू में 1 4 2 प्लस में b इंटू में 4 2 1 और प्लस में c इंटू में यहाँ पर होगा 2 1 3। अब अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, देखिए a 4b, a प्लस में 4b प्लस में यहाँ पर 2c इक्वल्स टू में कंपेयर करवाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट बनेगा तो यहाँ पर जो है वो 4a प्लस में यहाँ पर जो है वो 2b आएगा और फिर आपके पास यहाँ पर 2c आएगा, सॉरी c आएगा 2b और फिर यहाँ पर c आएगा इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर -1 आएगा। फिर हम यहाँ पर थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 2a यहाँ पर बनेगा प्लस में b, यहाँ पर बनेगा प्लस में 3c इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, अब हम ये क्या करना है, हमें a b c की वैल्यू ही जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि a b और c की वैल्यू हम यहाँ पर कौन से, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे ये a b c की ही वैल्यू है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज करें कि आपके पास ये इक्वल टू 5 आ जाए, -1 आ जाए, 2 आ जाए। तो अब बाई ऑप्शन यहाँ पर चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर जब मैं 1 1 1 पुट करूंगी तो यहाँ पर 1 1 1, तो मतलब यहाँ पर 4 2 6 और एक 7 7 बनेगा, 5 के इक्वल नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, a की वैल्यू -1 पुट करूंगी तो ये -1 होगा, प्लस में यहाँ पर ये 4 होगा, प्लस में 2 होगा, 4 2 6 -1 करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये आपका सही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेकंड में चेक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 4 बनेगा, फिर यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो प्लस का 2 बनेगा और यहाँ पर प्लस का 1 बनेगा, तो 3 -1 बन रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चेक करके देख लेना, यहाँ पर सी और डी भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें भी चेक करके देखोगे 2 के इक्वल आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर ए बी और सी की ही वैल्यू, यानी कि जो स्केलर होते हैं उन्हीं की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लेट टी फ्रॉम यू टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास टी जो है यू से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है, वेयर यू इज अ फाइनाइट डिमेंशन, यानी कि यू जो है वो आपके पास एक फाइनाइट डिमेंशन है। देन हमें यहाँ पर बताने कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो ये भी मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम यू टू वी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो, लीनियर मैपिंग भी बोल सकते हो और इसको आप लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट दे रखा है कि रैंक ऑफ टी, यानी कि यहाँ पर जब आप रैंक निकालते हो रैंक ऑफ टी, यानी कि रैंक ऑफ टी को हम इस तरीके से नोटेशन दे सकते हैं। प्लस में है आपके पास नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी को हम यहाँ पर म्यू ऑफ टी से नोटेशन देते हैं। ये जो डिमेंशन होती है, यानी कि रैंक ऑफ टी प्लस में म्यू ऑफ टी जो होती है वो आपके पास इक्वल होती है डिमेंशन ऑफ यू के। किसके इक्वल होती है, डिमेंशन ऑफ यू के इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए रैंक ऑफ टी प्लस में नलिटी ऑफ टी,
इक्वल्स टू में डिमेंशन ऑफ यू, तो फर्स्ट ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें डिमेंशन ऑफ वी के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट हो जाएंगे। इसमें रैंक टी सिर्फ डिमेंशन यू के इक्वल दे रखा है, यहाँ पर रैंक टी जो है वो नलिटी के इक्वल दे रखा है। तो ये आपके पास सीधी ही एक स्टेटमेंट थी, मैंने आपको करवाई थी, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास रैंक जो होता है उसको हम रैंक ऑफ टी यानी कि रो बोलते हैं, इसको रो ऑफ टी से नोटेशन देते हैं, और जो नल स्पेस होता है उसको हम यहाँ पर रो ऑफ म्यू ऑफ टी से नोटेशन देते हैं, और ये आपका इक्वल होता है डिमेंशन ऑफ यू के, और इसको हम सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरम मैंने आपको करवाई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वही अभी आपको यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पूछ ली कि रैंक ऑफ टी प्लस में यहाँ पर नल ऑफ टी जो है ये किसके इक्वल होगा। तो ये आपको यहाँ पर पता है कि आपके पास डिमेंशन ऑफ यू के इक्वल होगा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी होता है, यानी कि यू यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास इन दोनों का जो सम होता है वो डिमेंशन ऑफ डोमेन के इक्वल होता है, और डोमेन हमने यहाँ पर यू लिया है। तो यहाँ पर यू की डिमेंशन आपके आर स्क्वायर की डिमेंशन 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ टी इज 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि टी जो है वो आपके पास एक 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, यानी कि आपके पास जो डिमेंशन होगी कर्नल ऑफ टी की वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए आपके पास 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास डोमेन है, ये कोडोमेन है, यहाँ पर टी आपको फंक्शन डिफाइन है, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। तो 1-1 का मतलब है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी आपके पास एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, जो डोमेन में एलिमेंट्स होंगे सबकी यूनिक इमेज होगी। और अगर मैं यहाँ पर कर्नल ऑफ टी की बात करूँ तो कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज, यानी कि डोमेन के वो सारे यू आते हैं, डोमेन के वो सारे यू आते हैं, यू आते हैं, यू बिलोंग्स टू यू, जिनकी इमेज जो है वो 0 ऑफ v। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर v का जो है ये u है, ये v है, तो v का जो 0 है उस पर जब आपके पास यहाँ पर जैसे ये मेरे पास डोमेन है, ये मेरे पास कोड डोमेन है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स को मैंने u से नोटेशन दे दी, तो जिस जिस एलिमेंट्स की यहाँ पर 0 पर इमेज जाएगी वो सारे u आपके कर्नल ऑफ t में आते हैं। तो अगर ये आपके पास 1-1 है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें जो आपके पास 0 एलिमेंट होगा उसी की इमेज जो है वो इसके 0 पे जाएगी। मतलब आपके पास कर्नल ऑफ टी में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा, और इसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपके पास 0 होगी। ठीक है, यानी कि जो आपके पास 0 वेक्टर होगा उसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपके पास 0 होगी, ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर क्यूब, यानी कि हमें आर स्क्वायर से आर क्यूब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है। देन हमें नलिटी ऑफ टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। नलिटी ऑफ टी अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, अब देखिए डेफिनेशन क्या होती है नलिटी ऑफ टी की। देखिए यहाँ पर नलिटी ऑफ टी क्या होता है, नलिटी ऑफ टी आपके पास कर्नल ऑफ टी ही होता है। ठीक है, दोनों ही एक ही चीज है। अब कर्नल ऑफ टी में क्या होता है कि आपके पास जैसे ये डोमेन है u और ये जो है वो कोड डोमेन है v, यहाँ पर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें ये आर स्क्वायर दे रखा है और ये आर क्यूब दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्नल ऑफ टी में क्या, यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स को मैंने u से नोटेशन दे दी है, तो यहाँ पर कर्नल ऑफ टी में वो सारे u बिलोंग्स टू u आते हैं सच दैट जिनकी t के अंडर इमेज जो है वो 0 पर जाती है, यानी कि u के मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, इन सब की इमेज इसके 0 पर अगर जा रही है तो जिनकी भी इमेज 0 पर जा रही है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, इस कर्नल ऑफ टी सेट में आ जाएंगे, यानी कि आपके पास ये नलिटी ऑफ टी की डेफिनेशन होती है। अब हमें यहाँ पर नलिटी ऑफ टी ही फाइंड आउट करनी है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टी ऑफ, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है x1 x2, क्योंकि यही आपके डोमेन के एलिमेंट होंगे, इनकी इमेज इक्वल्स टू क्या आएगी, 0 आएगी। अब यहाँ पर अगर मेरे पास टी ऑफ x1 x2 जो है वो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है, यानी कि x1 माइनस में x2 होगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वल्स टू, क्योंकि 0 यहाँ पर 0 0 0 इस तरीके से आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 से आपके पास 3 है। तो हम कंपेयर करवाएंगे, पहले मैंने x1 x2 को इस तरीके से लिखा, तो कंपेयर कराएंगे तो x1 माइनस में x2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट x2 माइनस में x1 जो है ये आपके पास 0 हो जाएगा, और फिर थर्ड माइनस x1 जो है ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी,
जब मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो यहाँ से x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और आपके पास x1 की वैल्यू भी 0 आ गई और x2 की वैल्यू भी जो है वो आपके पास 0 आ गई, दोनों इक्वल हो गई, मतलब x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा यहाँ से, तो दोनों की ही वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास नलिटी जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब आपके पास 0 की इमेज जो है वो 0 पे जा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 में आपको क्या दे रखा है कि अ वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो आपको पता है, मैंने बताया था जो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, और जो आपके पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये दोनों चीज आपको नोट करनी है, जहां पर वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो मोनोमॉर्फिज्म होता है, और जो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कि जो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो वन वन और ऑन टू बनाती है वो आइसोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 30 नंबर क्वेश्चन में, एक्स हमें दे रखा है 1 to 1 बी रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, यानी कि स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होती है, अगर 1 0 0 0 1 0 और फिर हमें यहाँ पर दे रखा है 0 0 1, ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस होती है। क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है, तो ये रिलेटिव है स्टैंडर्ड बेसिस से, देन इट्स कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू अ न्यू बेसिस, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपके पास जो स्केलर होते हैं जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में ए बी सी या फिर A1 A2 A3 जो लेते हैं वही आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कह रहा है कि इनके जो कोऑर्डिनेट है वो रिलेट करते हैं इन बेसिस से, इसका मतलब ये जो वेक्टर है आपका वही सेम इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को करोगे 1 to 1, यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस का अब कोई जो है वो यूज नहीं होगा। ये जो आपका x है, ये जो x है वो आपका यहाँ पर ये जो बेसिस है और इसके जो कोऑर्डिनेट है x वेक्टर के, जैसे हमारे पास a हो गया, A1 A2 ले लेते हैं या फिर आप ABC ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर ABC लेते हैं, तो ये 1 1 0 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे B 1 0 1 और प्लस में C होगा यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, देखिए A बनेगा प्लस में B बनेगा प्लस में C इज इक्वल्स टू में 1 बनेगा। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास A बनेगा, B 0 हो जाएगा, प्लस में C बनेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 होगा। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, B प्लस C बनेगा, क्या बनेगा, B प्लस C इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से मैं अगर C की वैल्यू निकालूं, ठीक है, यानी A की वैल्यू निकाल लीजिए, A की वैल्यू निकालूंगी तो 2 माइनस C आएगा। यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकालूंगी तो B की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस में C आएगी। ये दोनों वैल्यू A और B की मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 माइनस C होगा, प्लस में B की जगह पर 1 माइनस C आएगा और फिर प्लस में C तो आपका यहाँ पर एज इट इज C आ जाएगा, इक्वल्स टू में 1 होगा, प्लस माइनस C कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपके 1 1 दोनों साइड प्लस के हैं तो इक्वल का साइन है, कट जाएंगे। यहाँ से C की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी। C की वैल्यू जब आपके पास 2 आ गई तो मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो यहाँ पर जो है वो A की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर B की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगी, यानी मेरे पास A B और C की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू माइनस 1 है और C की वैल्यू 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको निकालने आने चाहिए, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें मैट्रिक्स बनानी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी है T फ्रॉम R क्यूब से R क्यूब डिफाइंड बाय, इस तरीके से हमें डिफाइन करके दे रखा है, एसोसिएट्स विद द बेसिस, यानी कि इन बेसिस के साथ एसोसिएट्स हैं और ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके दे रखी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर T, ये जो फर्स्ट बेसिस है 1 0 0, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, डिफाइन करके दे रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 पुट कीजिए तो ये 1 बन जाएगा, x2 की जगह पर 0 तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3x3 है तो ये तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पर x2 और x3 यूज है तो मतलब दोनों ही 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट जो है वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ये आई, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन थी, फर्स्ट हमने यहाँ पर बेसिस उठाया तो आपके पास ये वैल्यू आई। जब मैं T ऑफ यहाँ पर सेकंड आपके पास
जो बेसिस गिवन है, ये स्टैंडर्ड बेसिस ही गिवन है, ये जब हम पुट करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो हमारे पास क्या बनेगा, x1 और 2x2 है तो यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3x3 है, 3 की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और x2 माइनस में x2 1 है, माइनस में ये 0 बन जाएगा तो ये आपके पास जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर 0 0 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 और 2 यूज हो रहे हैं तो इनमें दोनों में यूज है 0 0 तो ये आपके पास 0 बन जाएगा, ये 3x3 है तो मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर x2 0 हो जाएगा, माइनस में 2x3 है तो 2x3 माइनस का 2x3 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो क्या बन रही है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने डिफाइन कर रखी थी वो हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास ये जो एलिमेंट्स आई हैं इनको अगर हम बेसिस के रूप में लिखें, जैसे स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है आपके पास E1 E2 E3 से हम नोटेशन देते हैं, तो अगर मैं इसको अगर R क्यूब के अंदर मैं यहाँ पर लिखूं स्टैंडर्ड बेसिस के रूप में लिखूं, मैं इसको E1 ही नाम दे रही हूँ, जैसे ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ये E1 है, ये मेरे पास E2 है और ये मेरे पास E3 है। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स बनानी है तो आपके पास ये जो वैल्यू आती है, जैसे ये वैल्यू आप सीधा भी कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 इंटू में E1 प्लस में 0 इंटू में E2 प्लस में 0 इंटू में E3, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बनाते हैं और ये मैट्रिक्स को हम फिर लिखते हैं इनके कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ पर हम सीधे ही लिख देते हैं। यहाँ पर बस इतना याद रखना है, मैट्रिक्स में आपके पास जैसे ये रो बन के आई है इसको आपको कॉलम में लिखना है, तो ये 1 0 0 बनेगा, यहाँ पर ये जो है वो आपके पास 2 0 1 बनेगा और ये आपके पास 0 3 माइनस 2 बनेगा। ठीक है, ये यानी कि रो बनी है, इसको आपको कॉलम में लिखना है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि let A and B be matrices associated with linear transformation S and T, यानी कि A B मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S and T के साथ, देन द मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद S of T, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन नोटेशन है O से, तो T जो है वो किससे यहाँ पर आपको और एसोसिएट होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ऑपरेशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर S टी सीधा अगर एस और टी इस तरीके से दे रखा है, वैसे यहाँ पर प्लस में होता है, अगर एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पर जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो बनता है वो यहाँ पर आंसर ए प्लस बी आएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दे रखा, एस ऑफ टी सीधा ही दे रखा है, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो आपके पास मैट्रिक्स एसोसिएट होते हैं वो आपके पास ए प्लस बी के तरीके से होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधा ऐसे याद रख सकते हो, एस ऑफ टी है तो ये ए ऑफ बी हो जाएगा, यानी कि ए बी आपका लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए ये क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर x दे रखा है, इमेज ऑफ x 405 अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y, ये हमें यहाँ पर y दे रखा है। आपको एक चीज नोट करनी है, जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करते हैं उसी टाइप से y इज इक्वल्स टू में आपके पास ax जो है ये सिस्टम यहाँ पर बनता है, y इज इक्वल्स टू में ax आपके पास यहाँ पर ये सिस्टम बनता है। a मैट्रिक्स हमें दे रखी है और x जो है ये हमें दे रखा है, ये x है, तो हमें यहाँ पर x की इमेज निकालनी है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। हमें मैट्रिक्स दे रखा है a और x की वैल्यू हमें दे रखी है, बस हमें क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करवानी है। तो हमारे पास ये जो आपके पास x मैट्रिक्स है ये हमें कॉलम के रूप में लिखना है, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये कॉलम आ जाएगा आपका 4 0 और 5, रो 2 कॉलम मल्टीप्लीकेशन करवाओ, तो देखो यहाँ पर बनेगा 4, ये 0 बन जाएगा, ये 10 यानी कि 14 आएगा, फिर ये आपके पास 8 आएगा, ये 0 होगा और फिर ये आपके पास 5 होगा, 8 और 5 आपके पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए 12 होगा, फिर ये 0 होगा और ये आपके पास जो है वो 15 होगा, तो 12 और 15 जो है वो आपके पास यहाँ पर 27 बनेगा, तो 14 13 और 27, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको नोट करना है कि अगर आपको इमेज निकालनी है तो जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है, जो एक्स की वैल्यू गिवन होती है, उनको आपको क्या करना है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर ये करवा देनी है। देन आपको यहाँ पर जो है वो उन दोनों मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स गिवन, जैसे एक्स हमें यहाँ पर रो में दे रखा है, आपको कॉलम में लिखना है, तो इस तरीके से आपको उनकी मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। आपके पास क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी एक्स की। और यहाँ पर अगर आपको इमेज दे रखी हो, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन होता, ठीक है,
ये आपको जो है वो क्या होता है, गिवन होता है। क्वेश्चन आगे क्या पता हो इस टाइप का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो हमें क्या दे रखा है, 14, 13 और 27। हमें ये दे दिया जाता है कि जो इमेज है एक्स की, कि इमेज ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये हमें दे देते और हमें पूछ लिया जाता कि एक्स फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या फाइंड आउट करो, एक्स फाइंड आउट करो। तो आप क्या करते, तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर सोल्व नहीं करूंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स मैट्रिक्स यहाँ पर क्या दे रखी है, क्वेश्चन यही ले लेते हैं, वहीं पर करवा के बता देते हैं। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू में ए एक्स होता है। अब मुझे यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है, मुझे क्या निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो मेरे पास क्या बनेगा, a इनवर्स y बनेगा। a इनवर्स y का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमें यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट करना है। और उस इनवर्स का जो y आपके पास, जैसे यहाँ पर ये y गिवन है, उसके साथ फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवानी है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट करोगे, मतलब इसका डिटर्मिनेट निकालोगे, डिटर्मिनेट आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। वो आपको यहाँ पर, हमें इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेट, फिर आपके पास एडज्वाइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, फिर आप इसका एडज्वाइंट निकालकर आपको यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी उसकी आपको इस y के साथ मल्टीप्लीकेशन करवानी है, तो ये आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया। T from U to V be linear transformation where U is finite dimensional, then rank of T plus में mu of T किसकी इक्वल होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, dimension of U के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 35, वही सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हमें x दे रखा है और हमें यहाँ पर इसकी इमेज निकालनी, यानी कि y इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, ax है, a मैट्रिक्स हमें दे रखा है, x हमें यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों की आपको क्या करनी है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करनी है, और आंसर इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमें दे रखी है ओवर आर, देन डिमेंशन ऑफ वी। यानी कि आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उसमें हमें उसकी डिमेंशन बतानी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डिमेंशन क्या होती है। तो मैंने आपको बता रखी है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की अगर आपको यहाँ पर डिमेंशन बतानी, मतलब आप कितनी फ्री एंट्री कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n माइनस में 1 डिवाइडेड बाई में आपको 2 करना होता है। आपके पास n क्या है, n आपके पास यहाँ पर 3 है, 3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब डिमेंशन जो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की और वो 3x3 ऑर्डर की, तो उसकी डिमेंशन यहाँ पर 3 होगी। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम r स्क्वायर से r स्क्वायर डिफाइंड बाय, हमें इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है। देन हमें बताने की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, 1 1 होगी, ऑन 2 होगी। तो यहाँ पर इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें डोमेन में जो है, डोमेन की अगर मैं डिमेंशन पूछूं तो 2 है, अगर मैं यहाँ पर कोडोमेन की पूछूं तो भी 2 है। तो मतलब यहाँ पर यूनिक इमेज बन जाएगी और एटलीस्ट 1 को यहाँ पर एक प्री इमेज मिल जाएगी, तो 1 1 ऑन 2 दोनों होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एस सेट दे रखा है, ये यानी कि 1 1 0 और 2 1 3, ये हमें एक सेट दे रखा है और ये सबसेट है R क्यूब का। देन which one of the following vectors R क्यूब is not in the span of S, यानी कि इसमें से यहाँ पर ये जो हमें दे रखे हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर हमें दे रखा है और ये बता रखा है कि ये जो वेक्टर है, इन वेक्टर्स में से कौन सा वेक्टर जो है वो ये नहीं बना सकता, ये एस सेट नहीं बना सकता। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये ए ऑप्शन है, मैंने ए ऑप्शन उठाया और ए ऑप्शन मेरे पास जैसे 0 0 0 है, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऊपर जो ये एस जो दे रखा है, स्पेनिंग सेट क्या होता है, ये जो वेक्टर होता है इसको बना दे, यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये वेक्टर बन जाए, वो आपके पास स्पेनिंग सेट होता है। ये कह रहा है कि ये स्पेनिंग सेट इनमें से किसको नहीं बना सकता। तो ये जैसे हमारे पास 0 0 0 है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर 0 के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पर लूंगी, तो मैं आपको सीधा ही बता रही हूँ, वैसे हम a इंटू में करते, a इंटू में 1 1 0 और फिर प्लस में b इंटू में यहाँ पर 2 1 3 होता।
अब यहाँ पर a प्लस में 2b होगा, a प्लस 2b होगा, इक्वल्स टू में 0 आएगा। फिर यहाँ पर a प्लस में b इज इक्वल्स टू में हमारे पास 0 आएगा। फिर ये 0 बन जाएगा, 3b इज इक्वल्स टू में 0 आएगा, यानी कि b इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। b इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर a इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, यानी कि a और b दोनों की वैल्यू 0 आ गई। तो मतलब यहाँ पर ये जो है वो आपके पास क्रिएट हो जाएगा 0 0। ठीक है, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, 3 2 3, 3 2 और 3 हमें यहाँ पर दे रखा है। मैं सीधी ही इक्वेशन बना देती हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास बनेगा a प्लस में 2b, a प्लस में 2b इक्वल्स टू में मेरे पास 3 होगा। फिर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, a प्लस में b, a प्लस में b इज इक्वल्स टू में 2 होगा, इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर जो है वो 3b इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, b की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर इनके मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं 1 करूं, जैसे यहाँ पर क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो 1 इंटू में 1 1 0 बनेगा, प्लस में b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो 1 इंटू में यहाँ पर क्या बना है 2 1 और 3। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 हो गया, 1 और 1 यहाँ पर 2 बन जाएगा, और ये 0 और ये 3, तो 3 2 3, तो ये आपके पास बन गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो ये भी इसने जो है वो बना दिया। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दे रखा, 1 2 3। अब यहाँ पर ये जो है आपके पास a इंटू में 1 1 0 प्लस में b इंटू में मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 1 3, और ये वेक्टर हमारा किसका है, 1 2 3 का, यानी कि 1 2 और 3 ये वेक्टर हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, a प्लस में 2b इज इक्वल्स टू में मेरे पास 1 आएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर a प्लस में b इज इक्वल्स टू में 2 आएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 3b इज इक्वल्स टू में 3 आएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, पास 1 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू पुट करूंगी तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैं यहाँ पर इनके अंदर ये जो a और b की वैल्यू अगेन पुट करूंगी, क्या वो 1 2 3 बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 1 पुट करूंगी 1 1 0, ये लास्ट जैसे मैंने करवाया वैसे ही हो गया 3। तो यहाँ पर देखो 1 और प्लस में 2 तो 3 बनेगा, यहाँ पर तो 1 है, तो मतलब ये नहीं बन रहा, ये वेक्टर जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हमें नोट बताना था। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, आप चेक करके देख लेना, नहीं ये भी बन जाएगा, ये आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने पहले a और b की वैल्यू जो है वो निकाली, a b की वैल्यू अगेन हमने पुट करके देखा कि वो आपका वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखें, हमें दे रखा है कि W1 और W2 जो वो हमारे पास लीनियर सबस्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल। ये मैंने आपको सीधी ही प्रॉपर्टी करवाई थी, डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये आपके पास इक्वल होगा डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 माइनस में डिमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के इक्वल होगा। ये आपको डिमेंशन निकालनी आनी चाहिए, इसको हम लीनियर स्पेन बोलते हैं। ये लीनियर स्पेन होता है W1 प्लस W2, तो दो सबस्पेस का लीनियर स्पेन का डिमेंशन आपके पास ये होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ W1 एंड W2 आर लीनियर सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, यानी कि W1 W2 आपके पास लीनियर सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, सच दैट इनके इंटरसेक्शन में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इंटरसेक्शन 0 है। देन डिमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी, तो आपके पास पता है कि डिमेंशन ऑफ, यहाँ पर ये लीनियर स्पेन है W1 प्लस W2, आपके पास क्या होता है डिमेंशन ऑफ W1 प्लस में डिमेंशन ऑफ W2, और फिर माइनस में होता है डिमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये आपके नल दे रखा है, यानी कि इसकी डिमेंशन 0 हो जाएगी, तो डिमेंशन ऑफ W1 प्लस डिमेंशन ऑफ W2 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखिए,
हमें दे रखा है लेट u एंड v बी वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड विद डिमेंशन m एंड n रिस्पेक्टिवली। देन आपके पास L ऑफ uv, L ऑफ uv क्या होता है, जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं उन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम L ऑफ uv से नोटेशन देते हैं। देन इसकी डिमेंशन हमें बतानी है क्या होगी। तो अगर आपके पास ये सीधे याद रखना है कि अगर आपके पास कोई u वेक्टर है और उसकी डिमेंशन m है, v वेक्टर है जिसकी डिमेंशन n है, देन उन सभी आपके पास जो u v का जो आपके पास जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी u से v पर, उन सब का जो यहाँ पर कलेक्शन होता है उसकी डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, u की डायमेंशन और जो v की डायमेंशन उनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो mn आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपको नोट करना है, बस आपको ये सीधी स्टेटमेंट याद रखनी है। uv जो है वो आपके पास फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, b एंड b डैश जो है ये आपके पास ऑर्डर्ड बेसिस है, ठीक है, ऑर्डर्ड बेसिस फॉर u एंड v रिस्पेक्टिवली इफ t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है, u के लिए जो आपके पास बेसिस है वो b है और v की जो बेसिस है वो b डैश है। देन t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। देन फॉर एनी u बिलोंग्स टू u के लिए आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट, ये सीधी एक थ्योरम है आपके पास। मैट्रिक्स का चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि आपके पास ऑफिशियल सिलेबस के अंदर नहीं था, लेकिन आपको ये नोट करना है, ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। मैट्रिक्स आपको मैंने बता दी किस तरीके से हम निकालते हैं, और ये थ्योरम भी आप नोट कर लेना। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि t इज रिलेटिव टू b एंड b डैश, यहाँ पर b और बेसिस b एंड b डैश से रिलेट होगा और u और b, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये आपकी सीधी स्टेटमेंट है, आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ v इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन डायमेंशन ऑफ v, यानी कि v जो है वो आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन निकालोगे तो आपके पास n ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 44 हमें दे रखा है लेट t फ्रॉम r स्क्वायर से r स्क्वायर बी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो है वो आपके पास क्या है, वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन रैंक ऑफ t हमें बताना है। तो रैंक ऑफ t का मतलब यहाँ पर क्या है, रैंक ऑफ t का मतलब है कि आपके पास कितने रैंक ऑफ t में एलिमेंट्स आएंगे। तो रैंक ऑफ t जब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मतलब वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास जितने भी आपके पास u में एलिमेंट्स होंगे, और ये r स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशन आपके पास है तो मतलब इसके 2 एलिमेंट होंगे, तो दोनों में आपके पास जो है वो क्या जाएगी, यहाँ पर यूनिक इमेज होगी दोनों की v के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रैंक ऑफ t जो है वो आपके पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये मैट्रिक्स ही आपको यहाँ पर बनानी, हमें लेट p एंड t जो है वो एक वेक्टर स्पेस दे रखा ऑल पॉलिनोमियल डिग्री n का, जिसको हमने p एंड t से नोटेशन दे रखी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिफाइन है जिसको d से नोटेशन दी है, ये p3t से लेकर p2t पर डिफाइन है। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय, ये इस तरीके से डिफाइन है कि d ऑफ pt जो है वो आपका p डैश t बनेगा। देन द मैट्रिक्स ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू बेसिस 1t t स्क्वायर t क्यूब, यानी कि ये जो आपके पास pt3 जो है ये आपका, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर b नाम दे रही हूँ, तो इस पर b बेसिस है और इस पर जो है वो b डैश, इसको मैं b डैश नाम दे रही हूँ, इस पर है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर पहला बेसिस उठाती हूँ तो यहाँ पर मैं पुट करूंगी, मैं सीधा ही जो है वो क्वेश्चन बताऊंगी, वैसे डिटेल में आपको नहीं करवाऊंगी, आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो आपको बता दूंगी। तो देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट मैं इसमें रखूंगी, तो ये d ऑफ 1 आपके पास क्या बनेगा, d ऑफ 1 का डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 बनेगा। अब ये जो आपके पास है ये 0, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास b से b डैश है, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी d इज रिलेटिव टू b कोमा b डैश, ये मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर बनेगी। अब ये जो b है ये 3 से 2 पे जा रही है, लेकिन इनकी बेसिस क्या है, ये b जो इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू में, यानी कि जो 0 आया है इसको अगर मैं एक जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसके रूप में अगर लिखूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 0 इंटू में 1 प्लस में 0 इंटू में t और फिर प्लस में 0 इंटू में t स्क्वायर, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर d ऑफ t मैं यहाँ पर लिखूंगी, तो d ऑफ t मेरे पास क्या बनेगा, d ऑफ t का डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास 1 बनेगा,
ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी है, ये मेरे पास क्या होगा, ये 1 इंटू 1 होगा, प्लस में 0 इंटू टी होगा, प्लस में फिर यहाँ पर 0 इंटू में टी स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डी ऑफ इस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास ये 2t आएगा, तो ये टी के कोफिशिएंट के साथ लिखा जाएगा, तो 0 इंटू 1 होगा, प्लस में 2 इंटू में टी होगा, और प्लस में यहाँ पर जो है वो 0 इंटू टी स्क्वायर होगा। फिर मेरे पास यहाँ पर डी ऑफ टी क्यूब का जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास ये 3t स्क्वायर बनेगा। अब इसको मैं किस तरीके से लिखूं, 0 इंटू 1 होगा, प्लस में 0 इंटू टी होगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो 3 इंटू में टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मुझे मैट्रिक्स बनानी है, तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में ये जो रो बनती है इसको हम कॉलम में लिखते हैं, तो 1t और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 0 0 है, 0 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 0 है, 1 0 0 है, फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, 0 2 0 है, 0 2 0 है, फिर यहाँ पर जो है वो क्या है, 0 0 0 0 और 3 है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 का आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स निकालनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास 46 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हमें दे रखी हैं, एम मैट्रिक्स हमें दे रखा है, और ये जो मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑफ टी फ्रॉम वी टू वी, देन मैट्रिक्स जो है वो हमें एक डिफाइन करके दे रखा है, टी फ्रॉम वी टू वी डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइन है। ये जो है वो आपके पास बेसिस के काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, बेसिस का काम कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनेगी। तो देखिए, हमारे पास ये m दे रखा है और इसके साथ हमें डिफाइन करके दे रखा है जो t ऑफ a है, यानी कि जो t ऑफ a है, a यहाँ पर क्या आएगा, ये जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये बेसिस का काम कर रहे हैं, तो ये a है, जैसे मैं यहाँ पर 1 0 0 0 लूंगी, तो ये आपका किस तरीके से वर्क करेगा, m ऑफ a तरीके से वर्क करेगा। m आपके पास क्या है, ये गिवन है, इसके इनटू में यहाँ पर a करूंगी। कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ऊपर लिखते हूँ, यानी कि मुझे निकालना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 0, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगी। डिफाइन है आपके पास m मेरे पास मैट्रिक्स है a b c d, और ये जो है मैट्रिक्स वो मेरे पास है यहाँ पर 1 0 0 0। इसके साथ मैं यहाँ पर रो टू कॉलम इसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगी, क्या बनेगा, a बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 0 बन जाएगा, यहाँ पर ये c बनेगा, और ये यहाँ पर ये मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद में यहाँ पर t ऑफ, मैं यहाँ पर सेकंड एलिमेंट उठाऊंगी 0 1 0 0, तो यहाँ से आपके पास क्या होएगा, देखो a b c d, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी 0 1 0 0 के साथ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करो, 0 0 0 आएगा, a 0 1 यानी कि a आएगा यहाँ पे, फिर देखो 0 0 ये 0 बनेगा, यहाँ पर c 0 तो ये c आएगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद थर्ड एलिमेंट मैं यहाँ पर लूंगी जो कि आपके पास 0 0 1 0 है, तो इसमें जब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स की a b c d मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगी 0 0 1 0, तो यहाँ पर रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो a, ये b बनेगा, यहाँ पर 0 0 ये 0 बनेगा, मल्टीप्लीकेशन तो आपको करनी आती होगी, यहाँ पर ये 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ एलिमेंट जब मैं यहाँ पर लूंगी, क्या है, 0 0 0 1 है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगी, जिस तरीके से डिफाइन दे रखी वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर a b c d, और फिर यहाँ पर जो है वो 0 0 0 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करो, 0 0, यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर क्या बनेगा, a 0 बन जाएगा, a b बन जाएगा, यहाँ पर 0 0 बनेगा, और ये जो है वो 0 और ये d बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है इसको हम, क्योंकि आपके पास जो एलिमेंट्स है वो इन्हीं की फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखने, जो बेसिस होते हैं उसी की फॉर्म में हमें लिखने होते हैं। तो जब मैं इस एलिमेंट्स को, मैं एक ही आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ कि इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी इन बेसिस के फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूंगी कि आपके पास जो ये फर्स्ट जो आया है इसको मैं यहाँ पर अगर एग्जैक्ट यहाँ पर लिखूं जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तरीके से, तो मेरे पास a इंटू में ये होगा 0 0 सॉरी 1 0 0 0 होगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो आपके पास 0 इंटू में आपके पास सेकंड आएगा 0 1 0 0, फिर 0 इंटू में मेरे पास यहाँ पर 0 0 1 0 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आया c तो यहाँ पर c आ जाएगा। फिर मेरे पास d जो है वो एक 0 का काम करेगा, फिर 0 0 0 1, ये इस तरीके से लिखा जाएगा।
अब हमें यहाँ पर क्या करना, जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसमें हमें जो है वो ये जो आपके पास ये जो क्या बना है, रो में बना है, कॉलम में लिखना है। तो ये बनेगा ए, इसका कोफिशिएंट 0, फिर सी और उसका कोफिशिएंट 0, ठीक है। फिर सेकंड देखो, सेकंड है आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास क्या बनेगा, 0 ए 0 सी बनेगा। फिर ये क्या बनेगा, B0 इस तरीके से लिखना है। फिर ये D0 बनेगा, ठीक है, D0। फिर यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगी किस तरीके से लिखूंगी, 0B बनेगा और फिर 0D बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A0 C0, A0 C0 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर 0A 0C, फिर B0 D0, 0B 0D। तो यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं, आपको पता लग जाना चाहिए जैसे ही हमारे पास ये आंसर आए तो हम इसको मैट्रिक्स में किस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि ये आपके पास किस तरीके से वर्क करेगा। आपके पास ये 0A 0C ये इस तरीके से रो बनेगी, इसको बस आपको कॉलम में लिखना है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि लेट U बी n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F एंड V बी m डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F। देन हमें यहाँ पर जो है वही सेम आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसमें आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, mn आ जाएगा। दो ही वेक्टर स्पेस हमें दे रखे, उनकी जब हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, वेक्टर स्पेस ओवर F दे रखा, V हमें एक m डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F दे रखा है। देन हमें सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होगा उसको हम L ऑफ UV से नोटेशन देते हैं, तो वो आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। पहले n है तो nm हो जाएगा, nm हो जाएगा, mn आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक सबस्पेस दे रखा है W जो है वो ABCD, और जहां पर एक कंडीशन हमें दे रखी है B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 0 बी सबस्पेस ऑफ R की पावर 4, यानी कि हमें वेक्टर स्पेस क्या दे रखा है, R की पावर 4। इसकी अगर मैं डिमेंशन की बात करूं, डिमेंशन ऑफ V की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 4 आएगी। अब मुझे डिमेंशन ऑफ W यानी कि सबस्पेस जो है इसकी डिमेंशन निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था थ्योरी वीडियो में कि अगर आपको डिमेंशन ऑफ W निकालना है तो जो डिमेंशन ऑफ V है, जो डिमेंशन V है उसमें से जो आपको कंडीशन गिवन होती है वो कंडीशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 0, तो इसकी 4 है, कंडीशन 1 है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लेट V जो है वो हमें दे रखा है R की पावर 4 एंड W जो है वो हमें दे रखा है ABCD, और एक कंडीशन हमें यहाँ पर, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, दो कंडीशन दे रखी है। देन हमें डिमेंशन ऑफ V अपॉन में डिमेंशन ऑफ W, यानी कि हमें क्वेश्चन स्पेस दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिमेंशन ऑफ V माइनस में डिमेंशन ऑफ W होगा। सबसे पहले डिमेंशन ऑफ V हमें निकालनी है, तो ये R की पावर 4 है तो मतलब 4 हो जाएगा। इसमें डिमेंशन ऑफ W निकालेंगे तो मतलब हमें यहाँ पर डिमेंशन W की निकालनी है, तो 4 में से कंडीशन घटेगी, कंडीशन कितनी है यहाँ पर, दो कंडीशन, तो दो कंडीशन कट जाएगी, तो 4 माइनस में 2 होगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सबस्पेस होगा आर क्यूब का। तो आर क्यूब का सबस्पेस बताने के लिए हमें यहाँ पर बताना कौन सा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो सबस्पेस हमारे पास जैसे यहाँ पर दे रखा ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, तो ये जो है वो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से आपके पास इक्वल्स टू 0 बन रहा है, अगर कॉन्स्टेंट होता तो नहीं बनता, लेकिन ये 0 है तो आपके पास ये सबस्पेस बन जाएगा। 0 0 सबस्पेस होता ही है। ए जेड प्लस में 2 भी हमें दे रखा, ए भी कोई रियल नंबर है तो ये भी सबस्पेस बन जाएगा। यहाँ पर देखो ए है, फिर ए माइनस बी और ये कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो जब आपको इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए तो वो आपका सबस्पेस नहीं बनाता, ठीक है। वो क्या है, वो सबस्पेस नहीं बनाता है, ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर नोट ही पूछा था, तो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें बताना है डिमेंशन ऑफ सबस्पेस W। जो सबस्पेस W है इसकी डिमेंशन हमें यहाँ पर बतानी है ऑफ अ वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R इक्वल, यानी कि हमें यहाँ पर इसकी जो है वो क्या बतानी है, हमें डिमेंशन बतानी है। और इसमें कंडीशन हमें दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन है हमारे पास a इक्वल्स टू में माइनस बी इक्वल्स टू में c। तो यहाँ पर देखो आपके पास R क्यूब ओवर R हमें यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, तो इसकी मतलब यहाँ पर डिमेंशन कितनी है आपके पास, इसकी डिमेंशन हमारे पास 3 है, ठीक है। कंडीशन हमें यहाँ पर देखनी है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिमेंशन ऑफ सबसे, आप सीधा भी इसको कर सकते हैं। जैसे डिमेंशन ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूँ इस डिमेंशन की,
तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, मेन बात यही है। तो देखो ये मेरे पास क्या दे रखा है, a इज इक्वल्स टू में माइनस बी, यानी कि अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो इसको मैं a की टर्म में लिख सकती हूँ, तो b को मैं यहाँ पर माइनस a कर सकती हूँ, ठीक है। और ये सारे इक्वल है तो मतलब a इज इक्वल्स टू में c होगा, यानी कि c की जगह पर मैं a लिख सकती हूँ। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर a b c आपके पास क्या बन जाएगा, a b c आपके पास यहाँ पर a तो a हो जाएगा, b की वैल्यू मैंने निकाल ली माइनस ऑफ a, और यहाँ पर c की वैल्यू आ गई आपके पास a, यानी कि यहाँ पर अगर मैं a कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 माइनस 1 और 1 बनेगा। इसका मतलब यानी कि आपके पास जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लोगे, सीधा भी कर सकते हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लोगे 2 लोगे तो यहाँ पर माइनस 2 होगा, 2 होगा, यानी फ्री एंट्री आप एक ही कर सकते हो, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपके 51 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।